बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए न सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को भी हम प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है और मौजूदा सियासी सूरत हाल से लेकर दीगर इशूज़ पर हम बात करते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि सिंध का जो शऊर है वो कहाँ पहुँचा है। इसी सिंध की सरजमीन से बहुत पाए की शख्सियात ने जन्म लिया और मुल्क व मिल्लत की खिदमत की और अपनी अमली लाइफ में बहुत से कारनामे किए और सिंध के शऊर और सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। आज सिंध कहाँ खड़ा है, स्पेशली हम इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त जुल्फ़कार कमारो साहब ने हमें ज्वाइन किया है और शाहिद सुमरो साहब ने। जुल्फ़कार साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। क्या आप कॉल पर मौजूद हैं जुल्फ़कार कमारो साहब? जी 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 सर, मौजूद हूँ सर। बहुत शुक्रिया सर। कुछ बताएंगे कि ये क्या मामलात हैं? सिंध तो बाबुल इस्लाम और बाबुल इल्म है। सिंध से तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों ने जन्म लिया, फिर आज हम किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बात ये है कि जो शायद सुमरो वाला मसला है, जी जी, वो शायद सुमरो साहब खामखा जो है वो सस्ती शोहरत लेना पसंद करता है। ठीक है। और हमें तो वो पड़ोसी है हमारा, के बाप दादाओं से हमारे करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं। उसके वालिद साहब हमारे साथ रहा है और हमारी ये तबीयत भी नहीं है। हम कानून में जो है वो अपना करते हैं और ऐसी कोई बात है नहीं। खामखा हमारे गले में जो है वो बात डाल रहा है और ना ये शायद का मसला भी ये नहीं है। और ये हसन का और अब्बास का और आपस में मामू भांजा का वो है जो आपस में। अच्छा, आपका सॉरी जुल्फ़कार साहब, आपका कहना है ये शाहिद सुमरो का मसला नहीं है, किसी और का है? बिल्कुल सही, वो शाहिद सुमरो का मसला ही नहीं है। वो हसन रखन जो है, शाहनवाज में वो खुद रखन का वडेरा है। ठीक है, तो वो उनका मसला है। ठीक है। तो आप पे जो इल्जामात हैं आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे? जो आप पर इल्जामात हैं कि आप असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंध के शऊर के बेदार होने में आप रुकावट हैं और आप ताकतवर, आप पर बहुत सारे इल्जामात हैं, उनको कैसे डिफेंड करेंगे? हमने कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की है और हमने जहाँ ये मेंबर है बार में, सिंध बार में हम गए हैं, वहाँ कानूनी रास्ता हमने अख्तियार किया है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल लोग नहीं है। हम जो भी है वो कोर्टों में जाएंगे, हम कोर्टों में बिलीव करते हैं, वहाँ साबित करके दिखाएंगे कि हम बेकसूर हैं और वो हमारी इज्जत देख के किसी के कहने पे जो है वो हमारी इज्जत उछाल रहा है और हम उसको साबित करके कोर्टों में दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है जुल्फ़कार कमारो साहब, आप कॉल पर ही रहें। मैं मौक़िफ़ ले लेता हूं। शाहिद सुमरो साहब, कैरेक्टर एसिसिनेशन एक ट्रेंड चल पड़ा है, कहीं आप पे तो ये इल्जाम नहीं है कि आप किसी की कैरेक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं? आप किस तरह इसको देख रहे हैं कि आप तो सिंध के शऊर की बात करते हैं, जहां आप लाइब्रेरीज का क़याम और बहुत सारे काम सिंध के नौजवानों के लिए करते हैं, तो फिर इस तरह के इल्जाम आप पर जब लग रहे हैं तो आप इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया और आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखें, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और पढ़ा लिखा शहरी हूँ। मैंने वकालत की डिग्री की, उसके बाद मैं जज बना और 2017 में मैं रिजाइन करके वकालत कर रहा हूँ और समाजी काम कर रहा हूँ। समाजी काम में आपको याद होगा कि डिंगी और भंडार पे जब मलिक रियाज ने कब्जा किया था तो मैं पिटिशनर हूँ मलिक रियाज के खिलाफ। ठीक है, मैं पिटिशनर हूँ ठट्टा में और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदालत ने डिंगी और भंडार केस में मुझे अदालत ने स्टे दिया। नहीं, कमारो साहब ने आपका कुछ बिगाड़ा है जी? मैं उसी पे आता हूँ। जब ठट्टा में एक हिंदू बच्चे के साथ सोडोमी कमिट हुआ, एक एमएनए के बेटे ने और दीगर ने, और वीडियो लीक हुई, तो वीडियो उन्होंने वायरल की, तो मैंने ही कराची में पिटीशन फाइल करके उनको ना सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई बल्कि एंटी टेररिज्म एक्ट में दर्ज करा के आज 2 साल हुए हैं और आज तक वो जेल में बंद हैं। जब भी बात आती है, जब चांडियो कम्युनिटी में रुबाब के साथ जुल्म हुआ तो इन वडेरों, सरदारों, जागीरदारों और कब्जागिरों के खिलाफ मैंने आवाज उठाई और मैं आज भी, क्योंकि जिले शिकारपुर में ज्यादा काम करता हूँ, वो मेरा आबाई गांव है, तो आज भी मैं लाइब्रेरीज के कयाम पे मेरी जितनी कोशिशें हैं वो ये जो जुल्फ़कार कमारो साहब आपसे लाइन पे हैं, आप इनसे भी मालूम कर सकते हैं
یہ وہاں کے MPA MNA بنتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہاں جو جکھن ایریا ہے اس میں آج تک لائبریری نہیں ہے. ان کا لائبریری کا قیام میں نے DC صاحب کو ریکویسٹ کر کے ان کو سنڈے کے دن بلا کے ٹھیک ہے، شاید سمرو صاحب ٹھیک ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن ایویڈنس ہیں آپ کے پاس سب. میری بات سن لیں آپ. ٹھیک ہے، گڑیاسین میں نے لائبریری دلائی. ٹھیک یہ ہے، جو بات کر رہے ہیں نا یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ایشو نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی ذاتیات کے ایشو پہ نہیں آؤں گا. یہ ایشو حسن کا ہے اور عباس کا ہے، مگر یہ ایشو آپ کا کیسے آ گیا؟ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی ایک نہیں، مجھے آپ جب ٹائم دیں گے نا جناب ساجد صاحب تو میں اپنی پورے ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا. آپ ان سے پوچھیں کہ جب میں نے آواز اٹھائی تو ان کے چاچا اظہر کمارے اور انہوں نے میرے گھر پہ رات کو فائرنگ کروائی، اور آج بھی وہ کیس ہائی کورٹ لاڑکانہ میں پینڈنگ ہے. میں پوچھ لیتا ہوں کماریو صاحب، آپ فائرنگ کروا رہے ہیں گھروں پر، شاید سمرو کہہ رہے ہیں میرے پاس شواہد ہیں. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ان کے پاس شواہد ہے نا تو میں آپ کے یہ پروگرام کے توسط سے اس کو کرنا چاہتا ہوں، یہ شواہد پیش کریں، میں سیاست چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، آپ سیاست چھوڑ لیں، آج آپ ان کو کل بلا لیں. اگر میں شواہد نہیں دوں تو میں وکالت چھوڑ دوں گا. ان کے شواہد دے دوں گا آپ کو. میں کال ریکارڈ ڈیٹا میں نے نکالا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا. میں وہ جو پولیس ہے، جو ان کی پولیس ہے، وہ ہمارے ساتھ چلی اور ان کے گھروں میں پیرے لگے وہ میں دوں گا. جو انہوں نے وہاں ہتھیار بند بلائے وہ میں دوں گا. وہ جو میرے گھروں پہ انہوں نے گولیاں چلائی رات کو 2 بجے وہ میں دوں گا. شاید وہ شواہد دوں ٹھیک گا. ہے، آپ ان کو بلائیں، آپ ان کو بلائیں اور ایک مناظرہ رکھیں. ٹھیک ہے، اگر یہ جیت گئے تو میں وکالت چھوڑ دوں گا، اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ جیت گئے تو یہ سیاست چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، شاید سمرو صاحب سندھ کے شعور کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے جو بانی فاؤنڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سندھ کے عوام کو اور نہ صرف پاکستان کو شعور دیا، اور آج ذوالفقار کمارے اسی پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر کیسے پھر آپ کے پاس جو شواہد ہیں کہیں پہ بیٹھ کر یہ معاملے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، اور عام آنے والی پیڑھی کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کمارے صاحب؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جس فورم پہ آئے، جہاں اس کا دل کرے وہ آ جائیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور کوئی بھی یہ فورم آپ کر لیں، کسی کے آپ فورم پہ آ جائیں، کسی اور کمیٹی کے فورم پہ آ جائیں، سرداری میں کسی کے پاس آ جائیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. میر منظور خان پور ہے، جہاں بھی اس کو دل کرے چلے. اچھا، آپ پہ ساجد صاحب میں قانون دان ہوں، میں قانون پہ عمل کرتا ہوں، اور مجھے اللہ نے عزت، مجھے اللہ نے ہمت دی ہے کہ جو سندھ کے شعور کے خلاف ہے، جو میرے یہ ذاتی، ان سے پوچھیں کہ میرے کوئی گھر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے پوچھیں کہ میری کوئی ان سے دوسری لڑائی ہے، ان کی ملکیتوں پہ لڑائی ہے، یا ان سے پوچھیں کہ میری آپ سے لڑائی کیا ہے. آپ نے میرے گھر پہ فائرنگ کروائی، آپ لوگ ابھی تک کیس چل رہا ہے کورٹ میں. آپ نے جب میری کورٹ کی موجودگی میں میرے اوپر حملہ کروایا، 30 بندے، آج تک وہ لائیو ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے ہی بندے جو ہے نا وہ آئے ہیں، اور آج ان کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں. میرا ان سے کوئی جنگ نہیں، میری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، مگر شعور کی جنگ میں لڑوں گا اور آخری سانس تک لڑوں گا. ان کی بدماشیوں، ان کی گنڈا گردی اور جو بھی یہ جہالت کا کام کرتے ہیں. میں وہاں کام کرتا ہوں لائبریری کا، ان سے پوچھیں، ان کا ایریا ہے وہاں سے MPA بنتے ہیں، کتنی لائبریریز بنوائی. ان سے پوچھیں وہاں اسپتالوں کو، میں نے 2 اسپتالوں کو ایمبولنسز دلوائی. ان سے پوچھیں مدیجی میں نے ہاسپٹلز میں 3 ڈاکٹرز رکھوائے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، لاسٹ میں پروگرام کا ٹھیک ہے، لاسٹ میں ذوالفقار کماریو صاحب، میں لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم ٹھیک ہے گھر میں بھی برتن ٹکراتے ہیں آپس میں، تو بجائے اس کے کہ ہوا دی جائے ان معاملات کو، اور ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں وہ کیا ہم سے سبق حاصل کر رہے ہیں، اور آپ تو اس پارٹی سے بلونگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ پہ یہ الزامات ہیں ان کو کب بیٹھ کے حل کر رہے ہیں؟ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں میری تو کوئی ذاتی آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی معاملات نہیں ہے. نہیں، جب یہ ڈیٹ دے گا ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں کہاں بیٹھے گا، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. باقی جو یہ لیبراری کی بات کر رہا ہے، لیبراری مدیجی میں آؤ دیکھو، میں نے بنوائی ہے. گڑیاسین میں نے لیبراری کو اپگریڈ کیا ہوا ہے، اور ڈرکن میں بھی انشاءاللہ میں ہی بناؤں گا. یہ کیا بنائے گا؟ یہ تو دوسروں کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ مجھے بنوا کے دو. میں اپنے خرچے سے لیبراری بناؤں گا، اور میں تعلیم میں بالکل بلیو کرتا ہوں. نوجوانوں کو میں تعلیم میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے جاؤں گا. آئیں بیٹھ کے کام کریں. باقی یہ اپنی جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں اس سے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، یہ دوسرے طرف چلا جاتا ہے. ان کا کیا ہم نے کیا ہے؟ جھوٹے الزام لگا رہا ہے. آپ ان سے پوچھیں نا
बैठे किसी फोरम पे, फोरम ये सिलेक्ट करे, हम आएंगे, हम बैठेंगे। चलें जी, शाहिद साहब फोरम आप सिलेक्ट करें, आप बैठें, आए, सिंध के शऊर को साथ आगे बढ़ाते हैं। और बहुत जबरदस्त हो जाएगा साजिद साहब, अगर आप इनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं, सबूतों के साथ मैं आऊंगा और इनको भी कहें सारे सबूत लेके आ जाए, फैसला आप करें। मैं शऊर की बात कर रहा हूं और मैं सिंध को पढ़ाने की बात कर रहा हूं। खुदा की कसम जितना हो सकेगा, ये बात कर रहे हैं ना कि दूसरों से लाइब्रेरी बनाते हैं, तो भाई मैं दूसरों से लाइब्रेरी बनवा रहा हूं ना, मैं कोई किसी की जमीन पे कब्जा तो नहीं कर रहा हूं, किसी की जमीन पे कब्जा करने के लिए सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूं। इनके भाई की वीडियो है कल की, नजफ कमारियों की, कि हाँ हमने वहां ट्रैक्टर घुसाए थे, हाँ हम अभी जो है ना ये इनको करके दिखाएंगे, हाँ हम ये जमीनों पे कब्जे करके दिखाएंगे। भाई ये आपकी जागीर नहीं है। सिंध अब 21वीं सदी में सिंध जाग चुका है, ये शऊर जाग चुका है। हम इंशाल्लाह पूरे सिंध से इन सरदारी निजाम को निकाल के, जड़ से निकाल के आपका आप शायद मुनाजरा होगा तो आपके शायद आप इनको बुलंद सबूतों के साथ। ठीक है शाहिद सुमरू साहब, आप साबिक जज भी हैं, कानूनदान भी हैं, आपने कहा हम तमाम सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं, आपका सिस्टम से कुछ मसला है या स्पेशली पर्टिकुलर एक जुल्फकार कमारियो साहब के साथ मसला है? बिल्कुल इनके साथ मसला नहीं है, क्योंकि ये आज जो है ना ये कब्जागिरी खत्म करें, बदमाशी गुंडागर्दी खत्म करें, आज हम इनके कारकुन बनने के लिए काम करने के चलें, ये तो बहुत अच्छा, ठीक है। मेरे प्रोग्राम का मकसद भी होता है। आखिरी बात, ठीक है साजिद साहब मेरी आखिरी बात सुन लें। रही बात पीपुल्स पार्टी की, तो मैं पीपुल्स पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं भुट्टो साहब की लेगेसी का फॉलोअर हूं। मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, जुल्फकार कमारियो साहब। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मेरे आज सपोर्ट का ऐलान किया है 15 मिनट पहले, वो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। पाकिस्तान लायंस फोरम जो है सिंध के, उन्होंने मुझे सपोर्ट करने का कहा है। इनकी जितनी भी लीडरशिप है, कल जिया लंजार साहब का मुझे फोन आया था, जितनी भी लीडरशिप है वो मुझे सपोर्ट कर। चलें, ठीक है, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। प्रोग्राम का मकसद भी होता है कि आए, मिलके पाकिस्तान की खिदमत करें। जुल्फकार साहब, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे इस तरह के जो इल्जामात हैं? जी, मैं पैगाम ये दे रहा हूँ कि आप इसकी लैंग्वेज भी देखें। अभी भी जो इसकी लैंग्वेज है वो आप इनकी कानूनदान की ये लैंग्वेज नहीं होती है कभी भी, और हमारी भी आप लैंग्वेज देखें कि हम क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है। आपने इसको प्रोग्राम में लाया, मुझे पता होता मैं इनके मुंह ही नहीं लगता। मैं इसको ये जो खामखा की शोहरत हासिल करना चाहते हैं ना, ऐसे शोहरत नहीं मिलती है। आए मिलके बैठ के काम करें, काम करने का जज्बा है तो आए। कई लोग हैं जो नहीं जुल्फकार कमारियो साहब, शाहिद सुमरो साहब कह रहे हैं हम आपके कारकुन वर्कर बनने को तैयार हैं, आप भी आए, तो वो तो कह रहे हैं कि मेरा आपके साथ कोई पर्सनली कह रहा है सही, ये जो कह रहा है जमीनों पे कब्जे, 1 फुट का अगर मेरे ऊपर कब्जे का इल्जाम लगा रहा है ना, 1 फुट का अगर कब्जा हो ना तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इनको पता ही नहीं है, ये कराची में खुद कब्जे खोर था और जज जैसे रिटायर नहीं हुआ है, कैसे इसको उतारा गया मैं उसी बात में नहीं जाना चाहता। मैं कानून में गया हूँ, बार में गया हूँ, और अगर मिल बैठ के काम करेगा, कहीं फैसला करेगा, कहीं जो भी इसको चाहिए आप आ जाए, आप तो मैं हर चीज ये सिलेक्ट करेगा, मैं उधर बैठने के लिए तैयार हूँ। चले, बहुत शुक्रिया जुल्फकार कमारियो साहब, आपने अपना मौकिफ दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम सिंध के शऊर की बात कर रहे थे कि जो जागीरदाराना निज़ाम है, क्या वो अब उसके अब जो कहते हैं, अगर मैं कहूँ जरासीम अभी भी क्या मौजूद हैं, या अब जिस हम सिंध बाबुल इस्लाम की और बाबुल इल्म की हम बात कर रहे थे, इसी सिंध ने बहुत सारी शख्सियात को जन्म दिया है जिन्होंने इस मुल्क को मिलत की खिदमत की है। हुसैन थेबो साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उम्मे रुबाब साहब ने हमें ज्वाइन किया। हुसैन थेबो साहब आपका भी शुक्रिया, उम्मे रुबाब साहब आपका भी शुक्रिया। थेबो साहब, पहले स्टार्ट आपसे करूंगा कि उम्मे रुबाब और इस तरह की बहुत सारी खवातीन या बहुत सारे हम मामलात देखते हैं, कौमी झगड़े देखते हैं, तो किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, जो आपने सबसे पहले सिंध की बात की, सिंध की जो हिस्ट्री है 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। सिंध एक
कल्चरल और इनोवेटेड हब था दुनिया का, जहाँ पे लोग आते थे, लोग कल्चर सीखते थे, लोग ट्रेडिशन सीखते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ कुछ अरसे से, जब से अंग्रेज गया, अंग्रेज ने एक गलत चीज डाली। उसने क्या करा कि जितने भी सिंध के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अच्छे लोग थे उनको उन्होंने डिक्लाइन किया, और वो जो वहां के गुंडे थे और वो जो बदमाश थे और वो जो डाकू थे, अंग्रेज ने उसको अपने साथ मिलाया। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, मैं अपने वर्ड्स पे स्टैंड लेता हूं कि अंग्रेज ने अपने साथ डाकू को मिलाया। उसने कहा कि ये जितने भी एरिया के सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने इनको काउंटर करना है, और मैंने इनको काउंटर बदमाश के थ्रू ही करना है। और वही गुड्डा जिसको उस सरदार ने, उस अच्छे पढ़े लिखे आदमी, जेंटलमैन आदमी ने बड़ा किया था, पाला था, वो उसके साथ काम करता था, उसने उसके साथ टक्कर दिया। अब जब हमारा पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद इस पे सबसे पहले कोशिश हुई कि ये हम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, कि हम पाकिस्तान में ये जो सर वाले लोग थे जिनको अंग्रेजों ने बनाया था अपने साथ, इसको खत्म किया जाए। ठीक है। और इसके तहत एक जमहूरियत का निजाम, जमहूरियत अवाम, जमहूरियत का मतलब अवाम, अवाम का मतलब है मैं एक वोट, मेरे जैसे एक गरीब आदमी का वोट और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान का वोट इक्वल है। वो चाहे रियासत का हेड है, उसका वो, ये जमहूरियत की खूबसूरती थी। तो काउंटर करने के लिए बहुत कोशिशें की गई कि इस कल्चर को खत्म किया जाए, जिसमें ये वडेरे जो सो काल्ड गुंडे हैं, उनमें कुछ तो अच्छे हैं जो अपने इलाके में चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के, अपने इलाके में तालीम के लिए शऊर को पैदा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये तालीम नहीं होनी चाहिए, शऊर नहीं होना चाहिए, ये जो हारी है, जिसको हम किसान कहते हैं, जिसको हम फार्मर कहते हैं, वो फार्मर रहे उसके जहन में, क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा है नहीं, जो फ्यूडल है उसको पता है कि अगर ये पढ़ा लिखा हो गया तो ये अपनी जमीन लेगा, ये मेरी जमीन पे किसान नहीं बनेगा, लिहाजा इसको मैंने इसी हाल में रखना है, और जब फसल आएगी तो सबसे पहले मैंने इसको पैसे देने हैं, फिर मैंने इसको मकरूज करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं तफसीलन बताऊं, अगर आप अच्छा ठीक है। हुसैन थेबो साहब, हम देखते हैं कभी सुल्तान तो कभी उम्मे रुबाब तो कभी शाहिद सुमरो, कभी कौन है, कभी किस पे जुल्म हो रहा है, कभी किस पर एफआईआर लॉन्च हो रही हैं, और हमने अक्सर एक देखा है कि जी जो सिंध का वडेरा है वो बहुत ताकतवर है, तो कानून तो आम आदमी हो या वडेरा हो, कानून तो सबके लिए। तो फिर जब आम आदमी किसी थाने में जाता है या किसी के पास जाता है, उसकी तो नहीं सुनी जाती, लेकिन अगर वहां पे किसी ताकतवर वडेरे की कॉल चली जाए तो फौरन एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, सबूत नहीं देखे जाते। तो ये निजाम कब खत्म होगा, और इस पे आपका हमारा भी तो फर्ज है। मैं इसमें गुजारिश करूं कि ये निजाम, सबसे पहले तो आपने उम्मे रुबाब की बात की, आपने शाहिद सुमरो की बात की, तो ये मैं कहता हूं कि ये शाहिद सुमरो जैसे लोग हमारे मुल्क के लिए एक तोहफा है, ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करे। शाहिद सुमरो वो आदमी है जिसने अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत से वो जज बना, उसने देखा कि वहां पे मैं मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के आम आदमी के राइट्स के लिए फाइट नहीं कर सकता। क्योंकि वहां पे आपको कानून के तहत लड़ना होता है। जज के सामने अगर आप एविडेंस लेकर आ जाएं, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा, उसका आईओ उसकी सारी चीजें नहीं ले आएगा। अगर जज ये कहे कि मैं सामने इसको देखा कि इसने कत्ल किया, लेकिन वो नहीं कर सकता जब तक उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस न मिले। तो शाहिद सुमरो जैसे लोग जिन्होंने पढ़ लिख के, एक आला तालीमी याफ्ता नौजवान है जिसने अपने आप को जज से रिजाइन दिया कि मैं अगर रोड पे खड़े होके आम आदमी के राइट्स के लिए फाइट करूंगा तो वो बेहतर है, और वही अभी कर रहा है। ठीक है, आप शायद हुसैन थेबो साहब आप लाइन पर ही रहें। उम्मे रुबाब साहिबा आप कॉल पर हैं? जी, सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि आप
लोगों की आवाज बिल्कुल भी क्लियर मुझ तक नहीं पहुंच रही। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, जरा सा आप वॉल्यूम को हाई कीजिएगा। अच्छा उमर रुबाब साहिबा, आप पर भी जो गुजरी वो दुनिया ने देखा और आपने डटकर मुकाबला किया, और करना भी चाहिए था आपको। आज आपने भी उस शऊर की शमा को रोशन किया और बहुत सारे लोग आज आपसे भी इंस्पायर हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपकी जिद्दोजहद किसी के तो काम आएगी, और अब हम कहाँ खड़े हैं? अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखिए, मैं जो ये स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे वालिद साहब ने बेसिकली जो अलम बुलंद किया था जागीरदाराना सरदाराना निज़ाम के खिलाफ, मेरे घर में इतना बड़ा वाक़या हुआ, हमने सरदारी निज़ाम को चैलेंज किया, मेरे बाबा ने सरदारों को चैलेंज किया। इसमें मैं ये अल्फाज अभी जरूर कहूंगी, आप जैसे पूछ रहे हैं कि अभी हम किस जगह पे खड़े हैं, तो ये जो अल्फाज हैं उनकी पूरी माना हमारे सामने आ रही है कि खतरा है सरदारों को, गिरती हुई दीवारों को। अभी जागीरदारों और सरदारों को खतरा है, हमारी स्ट्रगल से, आम आदमी की स्ट्रगल से खतरा है जागीरदारों को। एक सिंध की बेटी जागीरदारों और सरदारों के खिलाफ जो अलम बुलंद करके खड़ी हुई है, सिंध में शऊर पैदा हुआ है, आम आदमी सवाल करना स्टार्ट किया है आम आदमी ने, और सब पूछ रहे हैं कि हमारे हकूक, हमारा जो बेसिकली हमारी जंग है यही है ना कि हमें हमारे हकूक का पता चले, लोगों को पता चले कि वो सरदारों के ज़ेरे दस्त नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अभी जागीरदारों को ये खतरा महसूस हुआ है, ताकि सिंध गवर्नमेंट, आप देखें मैं हमेशा कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं एक बच्ची हूँ, मैं ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, ना मैं कोई मेरी कोई ऐसी कोई कहें कि मैं किसी ऐसी सीट पे हूँ, पर मैं जागीरदारों सरदारों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर बात कर रही हूँ तो ये मेरा शऊर है। और इसीलिए देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि कल जो सदारत हुई है सिंध अपेक्स कमेटी में, जो इजलास था, उन्होंने ये फैसला किया है कि जागीरदार और सरदार जो हैं वो कबाइली जो तकरार हो रहे हैं उनके जो फैसले वगैरह है वो जागीरदार करेंगे। तो देखिए कि जागीरदार और सरदारों को ये हथियां दे रहे हैं और उन्हें जो है आगे कर रहे हैं ना। सिंध गवर्नमेंट टोटली फुली सपोर्ट कर रही है क्रिमिनल्स को, और जागीरदार और सरदार अगर ऑल इन ऑल आप उनको जो है ये पावर्स दे रहे हैं कि वो जाकर फैसले वगैरह करें, तो फिर आम आदमी और हमारी कोर्ट पे और इसमें हमारे पुलिस पे इस पे सवाल जरूर उठता है कि जागीरदारों और सरदारों को इतना पावर किस लिए दिया जा रहा है। सिर्फ उमर बाब नहीं, पूरी सिंध का जो शऊर है इस चीज को चैलेंज करेगा, क्योंकि हम जो है अदालतों पे यकीन रखने वाले हैं। जैसे मेरे भाई शाहिद सुमरो का आप मिसाल ले लें कि उन पे रिसेंटली ये जो है पिटीशन फाइल हुई है, उनके घर पे पहले जो है अटैक हुआ था। अफसोस की बात है, हमारे जो यहाँ पे हमें इंसाफ फराम करके देखते हैं जो हमारे लॉयर्स हैं, वो महफूज नहीं है इन जागीरदारों और सरदारों से। तो फिर हम आम जो अवाम है पाकिस्तान की, हम क्या सोचें? और हम अदालतों से उम्मीद तो रखते हैं, और हम जो है हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं कि अदालतें जो है वही हमारे काम आई है, और इंशाल्लाह अदालतें ही हमारे काम आएंगी। पर मैं पूरे सिंध के शऊर को ये जरूर बताना चाहूंगी कि सिंध गवर्नमेंट की ये जो इन्होंने ये कह सकते हैं, कहने में कोई हर्ज नहीं होगी कि ये बड़ी हरकत की है कि जागीरदार और सरदार जो लोगों को मरवाते हैं, आप उन्हें ही कह रहे हैं कि जाकर आप फैसले करें। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। हुसैन थिबो साहब, बहुत अच्छा पॉइंट था उमर रुबाब ने कि एपेक्स कमेटी में इस तरह के फैसले किए गए हैं कि जो कबायली जो सिस्टम है, वो जो कबायली जो जागीरदार और जो वहां के स्टेक होल्डर हैं, जो वडेरे हैं, वो इन मामलात को, कौमी झगड़ों को वही देखेंगे, वही सुलह सफाई करवाएंगे। ठीक है, वो लोग भी ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं। क्या ये बस यहीं पे ही मामला एंड हो जाता है? फिर ये जो अदालती निजाम है, फिर आम आवाम कैसे ये मामला, मतलब कुछ समझ से बालातर नहीं है? कुछ रहनुमाई नहीं करेंगे आप इस पे? ये किसने फैसला किया है? ये उम्र रुबाब साहिबा का कहना है कि एपेक्स कमेटी में सीएम सिंध ने हिदायत जारी की है कि जो मकामी जो लोग हैं, जो अगर उनके कोई कौमी झगड़े हैं तो वहां पे मकामी जो सीएम सिंध कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वो भी तो खुद फ्यूडल है ना। जब तक सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, ये जितने फैसले हैं, क्या मैं खुद अपने आप के खिलाफ फैसला दूंगा क्या? अपेक्स कमेटी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे इलेक्टेबल्स हैं। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी में सिंध के अंदर अब जियाले की पार्टी नहीं है, अब इस वक्त पावर पार्टी है। उसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 आदमी पावरफुल हैं तो एक को अद्दी ने और एक को अद्दा ने दोनों को काउंटर किया हुआ है। वहां पे जो दोनों फ्यूडल हैं उनको लिया हुआ है। एक भी आम आदमी दिखाए
जो इलेक्टेबल से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। आप क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। 10 करोड़ रुपए लड़ने के लिए आपको पहले कमाने पड़ते हैं। तो ये जितने भी एपेक्स कमेटीज होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कागजों का पेड़ भरने के लिए होती हैं। चेंज इस तरह से आएगा जिस तरह से हमारी बहन काम कर रही है, फ्यूडल के अगेंस्ट लड़ रही है, जिस तरह से शायद सुमरो साहब काम कर रहा है, इस तरह से चेंज आएगा, अवाम में अवेयरनेस आएगी। यूरोप हमसे बहुत बुरा था, यूरोप में हमसे ज्यादा ज्यादतियां होती थी। फिर 2 जंगें लड़े और उन्होंने इतने इंसान मारे जितने हमने हमारे इस खित्ते में नहीं है। लेकिन वो फिर उनको समझ आई कि सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है। वो रिलीजन पे पहले लड़ते थे, उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो तो इंसान की है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो वोटर हमारे मुल्क में, हम क्या कहते हैं कि मैं गरीब आवाम का लीडर हूं। भाई आप गरीब आवाम के क्यों लीडर हो? आप आवाम के लीडर हो, आप अमीर आवाम के लीडर क्यों नहीं हो? ऐसा ही है। हर लीडर उठ के नारा लगाता मैं गरीब आवाम का लीडर। भाई क्यों आप गरीब आवाम के लीडर क्यों? आप आवाम के लीडर हो। इसका मतलब है कि आवाम सिर्फ गरीब ही है। तो जब हमने वोटर का नाम ही गरीब रखा हुआ है तो फिर बात ही खत्म। फिर हम उसको चेंज करना ही नहीं चाह रहे ना। हम चाह ये नहीं रहे हैं कि वोटर की किस्मत चेंज हो जाए। तो जब तक हम ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये जो फ्यूडल्स हैं, जब तक ये हाउस में बैठेंगे, ये लेजिस्लेशन करेंगे तो अपने लिए करेंगे ना, मेरे लिए, साजिद के लिए और शाहिद के लिए और मेरी बहन ठीक है। के आप हुसैन थेबो साहब, मैं आप ही की तरफ आऊंगा। उमेर रुबाब साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टेक दिया। और मेरी कोशिश है कि मैं सोराब सरकी साहब को भी लाइन पे लूं और उनसे भी हम जाने कि ये जो बात की जाती है ऐवान में कि हम आम आदमी के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, हम आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाएंगे। जब इलेक्शन आते हैं तो यही सियासी नारे लगते हैं कि हम ये मैनिफेस्टो, हम ये मराहतें देंगे, हम आवाम के लिए ये मामलात करेंगे, पढ़ाई को फ्री कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा हुसैन थेबो साहब, जब तक सोराब सरकी साहब लाइन पे आते हैं, मुझे इस पे भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो कबायली सिस्टम है, ये हम एक मतलब जब से मैं पैदा हूं मैं तो ये सुनता आ रहा हूं, ये खत्म कौन नहीं करना चाह रहा? क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या सिर्फ स्पेशली पीपल्स पार्टी के बेनिफिट्स हैं? थेबो साहब कॉल पे मौजूद हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। थेबो साहब, कुछ आप बताएंगे कि ये जो कबायली सिस्टम जब से हमने सांस ली है। मैंने आपका सवाल सुना हुआ है, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो फ्यूडल्स हैं, ये क्या सिंध में है? सिर्फ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में है। ये हमारे पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप साउथ पंजाब में देखें, यहाँ पे ये वडेरा सिस्टम है, ये यही सरदार सिस्टम है। अगर आप बलूचिस्तान को देखें, वो तो है ही पूरा का पूरा उस तरह से। इवन आप केपीके में देखें, केपीके में एजुकेशन है, अवेयरनेस है, वहां पे थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से इसका एक ही हल है। जब तक हम अपने आप को लिटरेसी रेट नहीं बढ़ाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक हम हमारे जहन आप थेबो साहब मैं चाहूंगा कि आप चूंकि इन मामलात पे गहरी नजर रखते हैं, आप कॉल पर ही रहें। मैं पीपल्स पार्टी से इस पे टेक ले लूं और स्पेशली सोराब सरकी साहब का भी इन्हीं इजलास से ताल्लुक है। सोराब साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, बात हो रही थी सिंध के शऊर की, और स्पेशली ठीक है नॉट ओनली सिंध, बलूचिस्तान, और जब हम अपर पंजाब की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें चौधरी और पावरफुल लोग नजर आते हैं, और सिंध में स्पेशली सिंध के वडेरे को ताकतवर कहा जाता है। लेकिन ये आप मतलब पीपल्स पार्टी तो सिंध की बुनियादों में है, आज तीसरी नस्ल है, तो ये सिस्टम खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो एक आम आदमी का पावर और एक वडेरे का पावर तो एक होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें आपके भुट्टो साहब वडेरे से जैसा थे, उन्होंने अपने ही क्लास के हमने पीपल्स पार्टी बनाई और लेकिन बिल्कुल भी कोई शक तो तमाम नहीं ये कि कुछ माइंड सेट हैं, काफी तादाद में सरदार वडेरे भी रहे, वो उनकी जहाँ पर डोमिनेंसी है, उन्होंने काफी रुकावटें डाली। अच्छा सोराब साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये आपने कहा सरदार मीर वडेरे अभी भी इस तरह के लोग हैं, तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी में भी इस तरह के नाम आते हैं कि जी फला कौम का सरदार है, जी फला कौम का सरदार पीपल्स पार्टी का एमपी है और उसका असर रसूख है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? काफी बेहतरी आ रही है, उसमें काफी बेहतरी आ रही है। अभी लोग सोशल मीडिया और तालीम में काफी फर्क किया है इलाकों के अंदर, और आस्ता वो जो बड़ी बड़ी पहले जागीरें थी, वो जागीरें भी अभी खत्म हो रही है। जो पहले जागीर
और ज्यादा यूनिट एक आदमी नहीं रख सकता है, फर्क पड़ा है। अच्छा, ठीक है सुराब सरकी साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेकिन आज जिस आप शऊर की बात करें, आज मैं उसके बरक्स देख रहा हूं कि अभी हमारी इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी जुल्फकार कमारियो साहब से भी, शायद सुमरो साहब से भी, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्जामात, कैरेक्टर असोसिएशन, एक दूसरे की पगड़ी उछालना। अगर इस तरह के कोई मामलात हैं भी तो उनको अफाम और तफहीम के साथ बैठ के मामलात को हल किया जाता है, न कि सोशल मीडिया और हर जगह पर एक दूसरे की पगड़ी उछालना। और आम आवाम जो हमारे आने वाले नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो भाई ये तो की बात नहीं करें, ये आप नेशनल जो कैसा वो क्या चलती है। अब ये है कि ये जो जितने भी वडेरा जो जिसको कहते हैं सरकार कहते हैं, अगर आपकी उसके इंटरप्रिटेशन आप देखें कि वो जो है अभी जो वडेरा सरकार है, एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब उसकी जो पॉलिसीज होती है उसके मुताबिक है। ये सारे जितने भी सारे ये वो है ही वो तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। वो तो अपने पूरे कबीले को सरदार अपने पूरे कबीले को बच्चों को अपना बच्चा समझता था और कबीले के अवाम को अपना भाई समझता था, उनके दुख दर्द में उनका साथ देता था। और जितने भी बड़े मतलब ऐसे मसाइल जो मतलब कहीं पर अभी हल नहीं हो पाते थे, वो बैठ के वो उनको हल कर देता था। अब ये वो तो ये जो पहले जो थे, हमने अपने वालिद साहब को देखा और पहले जो हमने बड़े बड़े वडेरे सरदार देखे, वो तो अभी है ही नहीं। अब ये है कि ये तो इनमें तो वो सलाहियत ही नहीं है कि मसले रिजॉल्व कर सकें। और उनका तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई बात भी नहीं करे। उनकी खुद इज्जत होनी चाहिए और करानी चाहिए। असल में जो सरदार वगैरह वो है। बाकी ये जो छोटी मोटी चीजों पे खुद अभी कूद जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये वो ठीक है आप कॉल पे रहे, मैं हुसैन कॉल पे रहे, मैं हुसैन थेबो साहब से इस पे टेक लूं। हुसैन साहब, सरकी साहब का कहना है कि अब सिंध बदल चुकी है, कितनी बदल चुकी है, आप ही रहनुमाई कर दें। देखिए, मैं गुजारिश करूं, मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था और मैं डॉक्टर साहब पे बात भी करना चाह रहा हूं। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। डॉक्टर साहब के वालिद साहब, डॉक्टर साहब के ग्रैंडफादर जो थे, ये जद्दी पुश्ती इज्जत वाले लोग हैं। और डॉक्टर साहब जैसा हम्बल आदमी, मैं उनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैंने आज तक कोई नहीं देखा। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सरदार सोराब सरकी को लोग फकीर बोलते हैं। इनके पास जो भी आना चाहे वो इनके घर पे आ जाता है, इनके लिए इनको उठा के गाड़ी में बैठा के किसी भी काम के लिए ले जाता है। देखिए, अगर हमारे मुल्क में इस तरह के सरदार हैं, इस तरह के फ्यूडल हैं, तो ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि जिनकी एक मुआशरे में रिपुटेशन भी है और जिनकी इज्जत भी है और जिनकी लोग मानते भी हैं। और लोग, डॉक्टर साहब की मसला ये है कि डॉक्टर साहब किसी भी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, लोग उनको वोट देते हैं क्योंकि ये लोगों के काम आते हैं, लोगों के काम करते हैं। अच्छा, एक तरफ है डॉक्टर साहब और दूसरे तरफ है जो हमारे बाकी लीडर्स, सरदार, जिनकी आज जिनके बारे में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनके साथ शाहिद साहब की जंग चल रही है। तो अगर आप देखते हैं कि जो सोराब साहब जैसे लोग हैं वो मुआशरे में आ जाएं, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग। ठीक है, तो नाम निहाद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिनके जो मैं कहूँगा जो कांड हैं, जो आम आदमी को डिस्टर्ब करते हैं, उनको कैसे वो कहते हैं ना कि नथ डाली जाए, उनका हल क्या किया जाए, उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? हुकूमतें करेंगी, अदालतें करेंगी, वो कैसे राह रास्त पर आएंगे? वो भी तो अगर वो जो उनके जो क्राइम है, जो उनके काम हैं, जो आम मजलूमों के साथ जुल्म करते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, फिर वो सियासी शेल्टर भी ले लेते हैं बाज़ औक़ात, उनका कमा किला कौन करेगा? थे साहब, देखिए, इसके लिए तो एक ही हल है कि आवाम में आप शऊर पैदा करें, आवाम को आप एजुकेशन दें, उनको अपने राइट्स के लिए फाइट करने की हिम्मत दें और वो खड़े हो जाएं। और इसमें आज मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जो रोल है ना, वो आपका है, वो सोशल मीडिया का है, वो प्रिंट मीडिया का है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। खास तौर पे जो सोशल मीडिया है वो आजकल उसमें बहुत सारे बुरे काम भी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं हमें उसको सबसे पहले मानना पड़ेगा।
کہ ایسی چیزوں کو لیے پہلے کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا، لیکن آج کل ایسی چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور وہ پریشان ہو رہے ہیں. ادروائز کبھی بھی اس طرح سے جو ظالم ہوتے تھے وہ اس طرح سے پریشان نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی ہائی لائٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. تو جب تک آپ شعور پیدا نہیں کریں گے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن دیں، عوام میں شعور پیدا کریں. اور جو ہمارے میڈیا ہے وہ پازیٹیو رول ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانکس میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو. اور جو ہمارا پولیٹیشین ہے اس کا جو منشور ہے بیسیکلی خدمت عوام کی، وہ صرف اپنے عوام کی خدمت کرے، اپنے جیب کی خدمت نہ کرے، تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. چلے بہت شکریہ حسین تھیبو صاحب آپ کا. میں لاسٹ میں سراب سرکی صاحب آپ سے میں کامنٹ لینا چاہوں گا کہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ سندھ میں مطلب میں کہوں گا کہ تیسری پیڑھی ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی ہے. آپ ان کی کاؤنسلنگ کیسے کریں گے؟ اگر کوئی نام نہاد اس طرح کے نام ہیں جو کہ کسی مظلوم کسی غریب کو ستاتے ہیں تو ان کو راہ کیفر کردار تک پہنچانا حکومتوں کا کام ہے. تو آپ اس پہ کوئی قانون سازی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ بتائیں نا، عوام کی رہنمائی کریں اس بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتا ہے اور پارٹی کو پتہ چل جائے کہ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، ہمارے چیئرمین ہیں اور ہماری خاص طور پر بہنیں بلاول وقتہ اور راسوار بہت مرتبہ اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے، کسی نے اگر عورتوں کے خلاف بات کی ہے تو انہوں نے اس پہ ایکشن کیا ہے، چاہے ہمارے وہ ایم پی ہوں، وزیر ہوں، عورتوں کے خلاف بات کی تو انہوں نے ایکشن لیا ہے اور انہوں نے معافی تک بھی مانگی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب تک جب کوئی بات پہنچتی ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا نوٹس لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ایسے بھی پرابلم آتے ہیں، واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ جان بوجھ کے کسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مظلوم ہوتی ہے، کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت مرد پہ ظلم کرتی ہے. تو یہ مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں اور جہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا کوئی بھی چلے میں اس پہ اگر آپ نے سرکی صاحب آپ نے جب ایک بات کی ہے کہ کہیں کہیں عورت بھی غلط ہوتی ہے تو مجھے ام رباب یاد آ گئی. کیا ام رباب کا کوئی ایجنڈا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا. سارے ایشوز جو ہے یہ آپ کورٹوں کے اندر بھی ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے ام رباب ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے، کوئی یہ بیٹھ کے اگر جذبات سے بالا کر ہو کر ان پہ اگر تحقیق کی جائے پتہ چل جائے گا کہ بھائی کون غلط ہے کون صحیح ہے. وہ بٹھائے گا کون؟ سرکی صاحب وہ بٹھائیں گے تو آپ کوئی غلط ہے. تھیبو صاحب نے سرکی صاحب تھیبو صاحب نے آپ کے لیے کہا آپ تو بہت سمپل مزاج انسان ہیں اور آپ تو رول ماڈل ہیں اپنے علاقے میں بھی. تو آپ جیسے لوگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ رول ماڈل تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بھی اگر آپ کا الزام لگاتا ہے کسی قسم کا بھی تو آدمی کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اگر میرا اس میں کوئی قصور ہے، چاہے کوئی بھی عام آدمی ہو، میں خود اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں سردار پڑتا تھا، وہ بھی سردار تھے. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ بھی سرداری قبیلے کے تھے. بالکل ایسا یہ ہے کہ وہ ایک انہوں نے اپنے جو ان کا نظام تھا جو سرداری نظام سے بغاوت کی. اور میں بھی ذاتی طور پہ جو ہے نا میں پسند نہیں کرتا ہوں سرداری نظام کو. میں خود حالانکہ میرا خود سرداری گھرانے سے تعلق ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو اصل میں جو پہلے سردار ہوا کرتے تھے وہ ہے ہی نہیں، وہ ابھی مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ چلے گئے. اب یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ سب جو بھی اپنے مفاد کے لیے اور اپنے پاور جو ہے ایک قبیلے کا سربراہ کی اس کو کافی لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں اور اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سندھ کے اندر لوگ جو ہے جتنا پولیٹیکلی اویئر ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہے اور انہوں نے سرداری نظام کو ٹھکرایا بھی ہے. اور بڑے بڑے جاگیردار سردار آپ یہ دیکھیں ہیں کہ ایک میں سندھ کے آپ رزلٹ دیکھ لیں، ایک بغارہ ہار گئے ایک آدمی سے اور سردار غلام خان مار ہار گئے اور غلام مصطفیٰ خان جتوئی ہار گئے. ہمارے سندھ کے اندر بہت بڑی اویئرنیس ہے لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ جب وہ ان کو نظام تحفظ نہیں دیتا
तो फिर मजबूर होकर फिर वो वडेरों के पीछे फिर जाते हैं। और उसमें काफी हद तक मैं खैबर साहब से, आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यहाँ पर अगर कानून की बालादस्ती हो और लोगों को अवेयरनेस मिले तो बड़े बड़े सरदार, जागीरदार, पीर वगैरह लोगों ने गिराए हैं और आम लोगों ने जो है उनको वोट नहीं दिया, उनको शिकस्त दी है। सिंध की आप पूरी तारीख उठा करते ठीक है, लेकिन उसके बरक्स जब उनकी खिदमत का या उनके मसले मसाइल हल करने का और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का मसला आया है तो काफी हद तक वो जो है वो बेचारे अपने आप को गैर महफूज तस्वर करते हैं। आपकी बातों से जो अक्स लिया हमने, सोराब सरकी साहब, आप जदी पुश्ती, आप भी सरदार हैं। इट मीन्स सरदार वडेरा कोई मतलब कोई गुनाह का काम नहीं है। आपने कहा कि सरदारों की एक तरबियत होती थी, वो एक इंसाफ परस्त हुआ करते थे, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो उस पे अमल नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। अमल ये सबसे पहले तो सबसे काम है इंसाफ। इंसाफ वो तो मुझे अब कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले इंसाफ है और दूसरा ये कि वो उनमें बड़े मुताबिक है कि उनमें कोई ये चीजें होनी चाहिए सरदार है, वो तो मुझे उसके क्राइटेरिया पे पूरा नजर नहीं आ रहा है। सरदार निजाम ऑटोमेटिकली खत्म हो रहा है, आखिरी तस्किया ले रहा है। मैंने आपको बता दिया था सरकारी निजाम एक कबीले का पूरा सरदार जहाँ पर सारे वोट हो उसके और वो शिकस्त खा जाए तो ये तो बिल्कुल लोगों का शऊर है ना। पहले तो तस्वर में नहीं होता था कि इतना बड़ा आदमी सरदार, अगर वो पहले इलेक्शन के लिए कैंपेन करने के लिए नहीं जाते थे, सिर्फ एक चिट भेज देते थे और चिट पीर या सरदार की वो चिट लोग आंखों पर रख के लोग जो है उसको वोट दे दिया करते थे। अब तो बड़ा शऊर है, एक एक घर पे आपको सियासत में जाना पड़ता है और लोगों को अपना साथ रखने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो शऊर आ रहा है लोगों में, तब्दीली आ रही है बड़े पैमाने पे। ठीक है, और ये तब्दीली इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी और लोग तालीम याफ्ता अभी हो गए, बहुत गरीब थे पहले। हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, जब हम बचपन में थे हमारे गांव के लोग गरीब थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो गए, तालीम आ गई, उनके बेटे बच्चियां पढ़ लिख के पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं और वहां पर नौकरियां कर रहे हैं। बहुत 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 अच्छी बात की आपने सरदार सोराब सरकी साहब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए भी हैं और वजीर भी रह चुके हैं आप। और मतलब आज के प्रोग्राम से हमारी कोशिश ये थी कि सिंध के शऊर पर बात करें और आज का सिंध कहाँ खड़ा है, क्या कबायली झगड़े ख़त्म हुए। हमारी कोशिश थी कि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से हमने इस पर बात की। हमने उमर रुबाब को भी शामिल किया, हुसैन थेबो को, शायद सुमरो को, सोराब सरकी साहब को। लेकिन आज इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि सरदार कोई कहलवाना बुरी बात नहीं है, अलबत्ता सरदार अपने अमल से पहचाना जाता है, अपने काम से पहचाना जाता है। और यही जो सरदारी कल्चर है, उस कल्चर से किसी को भी कोई एतराज नहीं है, अलबत्ता अमल से एतराज है। और जो नाम निहाद जो उस सरदार या उस वडेरे के लुबादे में आम एक मजलूम, एक आम आदमी या किसी की बहू बेटी के साथ अगर नाजायजी करते हैं तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरह यजीद तारीख में यजीद बन गया और माओ ने उसका नाम नहीं रखा, तो इसी तरह वो जो नाम नेहाद सरदार हैं, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, किसी जात, फिरके से उनका ताल्लुक है, वो इंसानियत के नाम पे कलंक है। ऐसी उम्मीद के साथ कि हमारा काम होता है कि मामलात को अफाम व तफहीम और पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करना। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।